बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान हैं राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी। ब्रेक से पहले कुछ बड़ी बातें आपको हम इस बजट की बता रहे थे, और बजट में कोई हेडलाइन एज सच कोई बहुत बड़ी घटना घोषणा हो ऐसा नहीं है, लेकिन जो चुनावी राज्य हैं क्या उनके लिए कुछ है। इस साल पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, असम में विधानसभा चुनाव होंगे। बजट में इन राज्यों को क्या मिला, इन स्टेट्स की पब्लिक को बजट से मोदी सरकार ने क्या मैसेज दिया है। आज खास बात यह थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनी हुई थी। और चुनावी राज्यों को बजट में क्या क्या मिला ये जान लीजिए। रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का ऐलान हुआ है। इसमें हैदराबाद चेन्नई और चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल है। इसके अलावा वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये साउथ के स्टेट्स और उधर बंगाल, ये कॉरिडोर आम आदमी के लिए हवाई सफर का एक अच्छा बेहतर विकल्प बन सकते हैं। केरल और तमिलनाडु दोनों कोस्टल राज्य हैं। सरकार ने यहां कोकोनट प्रमोशन स्कीम शुरू की है नारियल के लिए। आपको बता दें तमिलनाडु दूसरा सबसे बड़ा कोकोनट प्रोड्यूसर है देश का, और देश के कुल प्रोडक्शन का 30% कोकोनट वो तमिलनाडु में आता है। इससे 80 लाख किसानों को सीधे फायदा होने जा रहा है। केरल और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की भी तैयारी की जा रही है। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स जो हैं खास तौर पर तमिलनाडु के लिए, और कुछ एक अनाउंसमेंट पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई वो इसमें देखी जा सकती हैं। बहुत कोशिश की जाती है एक्चुअली बजट के जरिए आने वाले इलेक्शंस में कोई मैसेज देने की। तो ऐसा जैसे पिछली बार बिहार का इलेक्शन था तो मखाना बोर्ड बनाया गया था, उसको बिहार के लिए बहुत ऐलान था। बिहार कई बार नाम लिया गया था पिछले साल की स्पीच के अंदर। मधुबनी साड़ी पहनी थी बिहार की, मधुबनी साड़ी पहनी थी। हाँ, तो इस बार कांजीवरम, इस बार कांजीवरम पिछली बार बिहार की थी, इस बार तमिलनाडु की है कांजीवरम। इतना ध्यान देते हैं लोग, बहुत ध्यान देते हैं सर मधुबनी, इसीलिए वो मैसेज के लिए होता है। पिछली बार मधुबनी पहनी, पहले मौका था, और इस बार तमिलनाडु की कांजीवरम पहनी। वैसे खुद भी तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन कांजीवरम पहनना, क्योंकि पिछली 9 बार में दूसरा मौका है जब उन्होंने तमिलनाडु की साड़ी पहनी है। जी बिल्कुल। और ये कोकोनट वाला जो है तमिलनाडु में एक बड़ा मामला है। इससे 80 लाख किसान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। 4.93 लाख हेक्टेयर में नारियल की खेती होती है, और इसके अलावा काजू भी उसमें शामिल किया गया है। काजू प्रोडक्शन में तमिलनाडु देश का 5वां बड़ा राज्य है। तो तमिलनाडु के किसानों के लिए आप कह सकते हैं कि इस बजट में काफी कुछ ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं किया। वो कॉरिडोर, वो रेल कॉरिडोर जैसी एक चीज है। बाकी महिलाओं के लिए जितनी स्कीम है, पहले वंदे भारत शुरू की थी, अमृत भारत ट्रेन शुरू करने की बड़ी चर्चा आती है। पता नहीं इस बार वो शायद फाइन प्रिंट पे देखने को मिले हमें। जी देखिए, मैं अखिलेश यादव की शुरू में बात कर रहा था। अखिलेश यादव को तो बेहतर अपने लोग रखने चाहिए जो उन्हें बजट पे बात कर सकें। उन्होंने कहा कि हम तेल जो है इंपोर्ट करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा किसानों को। 60% जो है तो तेल इंपोर्ट किया जाता है खाने का। बहुत सालों से यही हालत है। अगर अब तक किसान जो हैं वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाए तो क्या करें। तो ये बात भी सही है कि आपको ये सोचना चाहिए कि किस बारे में क्या बात कर रहे हैं। और उसमें खास तौर से मलेशिया और इंडोनेशिया से हम बहुत सारा पाम ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं। तो ये पता होना चाहिए जब आप बात करेंगे किस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा नहीं, लेकिन एग्रो प्रोडक्ट्स में सरकार कैश क्रॉप पर गई तिलहन की बजाय। इसलिए आपको ध्यान होगा कि तिलहन और दलहन में बहुत कमी आई है प्रोडक्शन में। नहीं तो पर अगर आप बात करें तेल की जितनी भी क्रॉप्स हैं उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है अगर आप उस क्रॉप्स को उगाएं। आपको ये मालूम होगा कि मार्केट में उसकी कैश क्रॉप्स उसकी मार्केट में वैल्यू बहुत होती है। वो इसलिए बहुत सारे किसान इसलिए भी इस साइड जाते हैं कि सब्सिडी मिलती है, एमएसपी उसका तय होता है। इन सब चीजों के एमएसपी के दिक्कतें भी कई बार। अच्छा, अखिलेश यादव से हमारे सहयोगी हमारे रिपोर्टर ने भी बात की है, जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव को और क्या कहना है इस बजट पर। मैं पहले भी कह चुका, फिर कहता हूँ, दोबारा कहता हूँ, ये बजट 5% लोगों के लिए है। 1/20 लोगों के लिए बजट बनता है, और इसमें अदर्स लोग जो हैं उनको लाभ पहुंचाने का बजट है। पहले से तय होता है कि किसको बेनिफिट करना है, किसको लाभ पहुंचाना है। उदाहरण के लिए जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, आलू किसान है। आप बताइए आलू पैदावार के किसान के क्या लाभ पहुंचा है? आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आलू किसान को क्या लाभ पहुंचा रही है सरकार? क्या लाभ दिया बजट से? कहीं मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है क्या? आप कहते हैं दूध का उत्पादन में नंबर 1 है। काऊ मिल्क प्लांट बंद कर दिया। यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट जो देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था वही बंद हो गया। आप कहते हैं मेट्रो सब जगह बन जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेहतर कर रहे हैं। आप बताइए क्या मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो बन गई जिन्होंने अपनी घोषणा की थी? क्या प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो बन गई जो प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दे रहे मुख्यमंत्री? सोचिए ये हालत है।
यूथ ड्रिवन बता रही हैं निर्मला सीतारमण, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें। जिन लोगों ने 2014 में वोट दिया था इन्हें, वो उम्र इतनी हो गई, बूढ़े होकर के अब इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें पेंशन कब मिलेगी। अब ये यूथ का नया देंगे, इनको भी बूढ़ा कर देंगे। वाराणसी में शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इससे पहले पानी का जहाज फंस चुका है, पानी के जहाज में शराब लोगों ने देखी है। तो आप क्या बनाना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? कितने नंबर देंगे अखिलेश यादव जी? मुझे कोई नंबर देना नहीं, किसी किसान से पूछो, वो नंबर देगा। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे कल राहुल गांधी जी ने रिएक्शन नहीं दिया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम पार्लियामेंट में बताएंगे, कल हम बोलेंगे अपनी बात। अब पूरा विपक्ष जो है वो इस पर प्रतिक्रिया अभी दे रहा है, जब बजट हुआ है और लीडर ऑपोजिशन कह रहे हैं हम आज नहीं बोलेंगे, हम कल बोलेंगे। चिदम्बरम जी का नोट नहीं आया होगा ना सर, क्या बोलना है? मतलब समझ में तो विचित्र सी बात है कि राहुल गांधी कह रहे हैं हम आज नहीं बोलेंगे, हम कल बोलेंगे। साहब आज बजट आया, आप आज प्रतिक्रिया दीजिए उसके ऊपर, एक लाइन में बोलिए। बेसिक रिएक्शन तो देखिए, हाँ बिल्कुल देना चाहिए था। देखिए, बजट सबके समझ की बाहर की बात होती, सबके समझ की बात नहीं होती है। उसके लिए आपको इकोनॉमिक एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। लेकिन मोटा मोटी तो आप बात कर ही सकते हैं कि भाई बजट, मैं तो कह रहा हूँ हर आदमी हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल तो राहुल, लेकिन इसी के लिए टीमें होती हैं, इसी के लिए स्पेशलिस्ट लोग आपके साथ होते हैं, और उनके पास कौन सी रिसर्च टीम की कमी है? एक कारण है चिदम्बरम जी बता देते इस बजट में क्या खास है क्या नहीं है, उस पर वो एक नोट प्रिपेयर करके देते और वो राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए था, बिल्कुल बोलना चाहिए था। तो बिल्कुल नहीं, पहला अवसर मुझे दिखाई दे रहा है कि जब बजट भाषण हुआ हो और विपक्ष के नेता से सवाल किया गया हो, तो मैंने आज तक तो कभी सुना नहीं। जब भी हुआ तो विपक्ष के नेता ने कोई न कोई टिप्पणी की है और एक बहुत आलोचना ही कर जाए, बिल्कुल। लेकिन वो आप विपरीत देखिए अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत ज्यादा डीप जाके बजट की एक बात उठा के बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। वो यूपी से आते हैं, यूपी में चुनाव होने वाला है, यूपी से क्या क्या जोड़ सकते थे बजट की बातें उन्होंने जोड़ दी। मेट्रो चल गई, क्या प्रधानमंत्री के क्षेत्र में क्या हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री आलू की बात कर ली, काउ मिल्क प्लांट हो गया, आलू की बात उन्होंने कर ली। तो यही होती है विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष के आप नेता हो, 5 राज्यों में आप फेस करने जा रहे हो, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, आसाम में आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हो। तत्काल निर्मला सीतारमण के बजट के बाद राहुल गांधी को पत्रकार वार्ता लेनी चाहिए थी। चिदम्बरम आपके साथ बैठते, आपके इकोनॉमिस्ट बैठते और आप सिलसिलेवार बताते कि बजट में क्या, देश के हित में क्या नहीं है, आपको क्या उम्मीद थी, ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है कि नहीं उतरा है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जब भी परीक्षा देने का समय आता है, जब भी स्थिति आती है कि विपक्ष के नेता लीड लेकर बोलेगा, राहुल गांधी वहां चुप कर जाते हैं। आज राहुल गांधी को जब इतना बजट चल रहा था, वहां अपने नोट बैठ के बना सकते थे पूरे भाषण के दौरान। 85 मिनट निर्मला सीतारमण बोली है, आप वहां नोट बनाते, चिदम्बरम को अपने पास बिठाते, दूसरे इकोनॉमिस्ट जानकार को अपने पास बिठाकर नोट तैयार करते और सरकार से प्रश्न पूछते और सरकार को बताते कि सरकार कहां पर फेल हुई है। एक बार राहुल गांधी का रिएक्शन फिर दिखा दीजिए आप, जिस तरीके से उन्होंने आज प्रतिक्रिया देने से मना किया और कहा कि आज नहीं, हम पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे, हम कल बोलेंगे इस पर। कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे कल कहेंगे भैया, लेकिन सर अभी पार्लियामेंट को यूज करेंगे कल। शिकायत राहुल गांधी को यह रहती है कि मीडिया उनकी बात नहीं दिखाता। आज मीडिया उनका रिएक्शन मांग रहा है तो कह रहे हैं हम पार्लियामेंट में बताएंगे, और पार्लियामेंट से उनकी शिकायत होती है कि हमें वहां बोलने नहीं दिया जाता। मतलब अजीब बात आज ही हो गई। अब जयराम रमेश हैं, उन्होंने भी उतना ही भाषण सुना, उनको भी उतना ही टाइम मिला रिएक्ट करने का। 1 घंटा पहले जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के नेता अपना रिएक्शन दे चुके। रिएक्शन जो होना था वही है कि हम दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन 90 मिनट बाद ये स्पष्ट हो गया कि बजट के बारे में जो भारी माहौल बनाया गया था उसके मुकाबले ये बहुत कमतर रहा, पूरी तरह फीका साबित हुआ। भाषण भी पारदर्शी नहीं था क्योंकि इसमें प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट आवंटन को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। ठीक है ना, एक स्टेटमेंट हो गया ऑपोजिशन की तरफ से, भी क्लैरिटी नहीं थी बजट में, उनका कहना ये है। उनकी टीम भी उनके लिए तैयार करके, जरूरी नहीं ना कि इसमें राहुल गांधी, कोई इसमें नेगेटिव बात भी नहीं है। वहां पर जो उनकी टीम है इकोनॉमिक्स की, वो उनको बताया कि भाई ये पॉइंटर्स हैं, इस पर बात करनी चाहिए हमें। शशि थरूर को सुन लेते हैं, एक और कांग्रेस के नेता। क्या बताऊं यार, डिटेल्स तो बहुत कम मिले ना जी। जैसे कि 3-4 हेडलाइन थे, लेकिन जब हम इंतजार कर रहे थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ आएगी, हमारे केरला में चाहिए हमें जी। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा की, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है।
तो वो तो होना चाहिए। वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें ज़रा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूँ कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी है। शशि थरूर पर हम बात करेंगे, ममता बनर्जी को सुन लीजिए। Economic corridors. It will include Dankuni to Bardhaman, to Bakura, to Durgapur, to Purulia. Other is Kalyani to Bardhaman, Birbhum, Malda, Siliguri, Kuch Bihar. Other we have announced 6 economic corridors which will cover throughout the country, throughout the state. So what they said about 3 corridor, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process and we have started working there. And already we will see that in Jungle Mahal, Jungle Sundari project in Purulia, for this economic corridor, 72,000 crores are going to be invested. And already there are so many people, they are setting investment, they are setting their cement hub. Now Bengal have become cement hub, the coal hub, the leather hub, the skill hub, even the Amazon Flipkart, like this. All are doing business side of this Dankuni, Kalyani and other place. So it is already started. They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money and saying big talk. They are giving us money. It is our money. Now only one tax is there. What they are collecting from Bengal, they are not giving our food funds. We will get about more than 2 lakh crores from the central government. So they don't have any moral authority to run the government and to finish the country like this. They want to destroy the economic structure of the country, the constitutional structure of this country, the independent agency, including the infrastructural facilities. ममता बनर्जी ने कहा गार्बेज ऑफ लाइज, जो घोषणाएं बंगाल को लेके की गई सब झूठ है, कूड़े का झूठ है सब, ये वो कह रही हैं। बंगाल को लेके मोटे मोटे जो बातें कही गई थी उसमें एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो दानकुनी से वो दानकुनी को जोड़ेगा बंगाल में सूरत तक, दानकुनी से सूरत जाएगा ईस्ट टू वेस्ट। और एक और अनाउंसमेंट उसमें की गई थी, जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाने वाले हैं, उसमें से एक है वाराणसी सिलीगुड़ी, तो ये एक उसमें था। लेकिन जो उन्होंने वो जो एडिशनल बात वो कह रही थी कुछ प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं, हम उन पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आज जो भी बोला गया वो झूठ बोला गया। ये ममता बनर्जी का रिएक्शन था इस पर। राहुल जी देखिए, ये तो साफ है कि बहुत ज़्यादा कुछ बंगाल में कोई जो है ट्रेडिंग हब नहीं बनाया गया, जिस तरह से बाकी जगह पे क्रिएट करने की बात हुई है कि हम इस तरह के ट्रेडिंग हब्स बनाएंगे या इस तरह के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाएंगे, उस तरह की बात नहीं है। हाँ, फ्रेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर उस तरह से एक फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाता है तो एक अच्छी बात है। लेकिन ये नेचुरल है कि ममता बनर्जी जो कि स्टेट की मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसा लगेगा ही कि पश्चिम बंगाल के लिए बहुत कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। शशि थरूर की बात सुन के लेकिन ये पता लग गया कि राहुल गांधी ने उनको सच में याद दिला दिया कि आप अभी कांग्रेस में ही हैं। आज जो टोन थी उनकी, बिल्कुल, और राहुल गांधी ने शायद लीडर वाली थी, बिल्कुल, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जब शशि थरूर की बैठक हुई तो मुझे लगता है कि ये कहा गया होगा कि भाई केरल में हमारी सरकार आ रही है और शशि थरूर को शायद उम्मीद होगी कि हो सकता है उन्हें वहाँ पर कोई एक बड़ी जिम्मेदारी मिले, मुख्यमंत्री बनाते हैं या बड़ी जिम्मेदारी मिलते हैं, या शशि थरूर का जिस तरीके से आज उन्होंने जिक्र करा, ये बता रहा है कि वो कांग्रेस हाईकमान के साथ उनका ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई अभी मैंने बजट पूरा पढ़ा नहीं, उसके बाद मैं अपना दूंगा। अब ममता बनर्जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि भाई ममता बनर्जी ये सोच के चल रही थी कि पश्चिम बंगाल का बजट है, भाई ये देश का केंद्रीय बजट है।
तो एक राज्य अगर ये सोच के चले कि भाई इसमें सब कुछ मेरे लिए मिल जाए तो ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विकास के लिए जो सबको समान अवसर देने की जो बात कही थी, मुझे लगता है ये पूरे देश का बजट है और बहुत शानदार बजट है। क्योंकि ममता बनर्जी को इसका विरोध करना है, ममता बनर्जी तो हर बात का केंद्र का विरोध करती है। चुनाव आ रहे तो ममता बनर्जी को बताना है अपने वोटर्स को कि भाई बंगाल के लिए कुछ नहीं, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बंगाल के लिए तमाम योजनाएं शुरू की थी, क्या ममता बनर्जी ने उन केंद्रीय योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू किया है? अगर ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं को अपने प्रदेश में लागू करती तो आज ममता बनर्जी का हक बनता कि वो कहती कि केंद्र सरकार ने जितनी योजना लागू की थी मैंने अपने प्रदेश में लागू की, अब प्रदेश के लिए नया कुछ क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो केंद्र की योजनाओं को आप लागू नहीं करते, प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत आप लागू नहीं करते, केंद्र से मिलने वाले पैसों को आप अपने तमाम तरह की सब्सिडी की स्कीम में खर्च कर देते हो, भयंकर भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर है और आप उम्मीद करते हो कि आपको कोई विशेष पैकेज दिया जाए। उन्हीं राज्यों के लिए स्कीमें अनाउंस की जाती है क्या जहां सरकार होती है? कभी नहीं हुआ ऐसा। तमिलनाडु के लिए की गई है, केरल के लिए की गई है, तो ऐसा नहीं है। इसका पॉलिटिकल मैसेज तो मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी इज नॉट मच होपफुल अबाउट वेस्ट बंगाल। अच्छा, क्योंकि यदि वो होता तो सारा फोकस उस पर करके सरकार जो है या बीजेपी जो है या बजट जो है उसमें बंगाल पर काम किया जाता, जैसे बिहार में किया गया था। इसलिए तो मैंने पूछा क्या उन्हीं राज्यों में करते हैं जहां पर अपनी ऑलरेडी रनिंग गवर्नमेंट होती है, बनानी होती है। देखिए आसाम को लेकर के अभी तक के जितने सर्वे आए हैं सब जो कह रहे हैं आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, तो आसाम के लिए भी इस प्रकार की चीजें नहीं की गई हैं। तो आप यही उत्तर देंगे? मैं तो आप ही के तर्क को यूज कर रहा हूँ। मैं तो वेस्ट बंगाल ये तो और एक फर्क बता रहा हूँ आपको। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आसाम के अंदर भी चुनाव है, लेकिन आसाम स्पेसिफिक बजट नहीं, इस बात को समझना चाहिए। कल जाकर के यदि आसाम के लिए या पश्चिम बंगाल के लिए या केरला के लिए इस प्रकार का स्पेशल पैकेज वगैरह की बात की जाती है या स्पेशल योजना है, तब कहा जाता है कि देखिए तो चुनावी बजट अभी तो बिहार में किया ही जानबूझ करके ऐसा किया गया है। ये तो अच्छा है, देश के लिए एक बजट है, संतुलित बजट के तौर पर हम देख रहे हैं। जितनी मोटा मोटी बंगाल की हम लोग बात कर रहे हैं, अभिषेक बैनर्जी का रिएक्शन आया वो देख लेते हैं। मिनिस्टर का स्पीच है, 85 मिनट का स्पीच, 85 मिनट मतलब 5100 सेकेंड। इस 5100 सेकेंड में बंगाल का एक बार नाम तक नहीं लिया गया, एक बार भी, मतलब बंगाल मेंशन ही नहीं किया गया। और बंगाल छोड़ दीजिए, जितना भी कम्युनिटीज़ है, चाहे फार्मर हो या देश के युवा हो, किसी के लिए कॉन्क्रीट जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल इंडिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बात करता है, युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा या किस दिशा में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, उसको लेके कॉन्क्रीट कोई चर्चा नहीं है, कोई मेंशन नहीं है इस बजट में। तो अभिषेक बैनर्जी या ममता बनर्जी को तो कुछ नहीं नजर आ रहा है इस बजट में। बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद, उनकी बात सुन लेते, शायद उनकी बातों में बजट में क्या है खास ये पता चले। बजट बहुत ही प्रभावी है, विकसित भारत का खाका बनाता है, सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, गरीब, किसान, उद्यमशील, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आयुर्वेद, एम्स उसका बन रहा है, योग की चिंता है। और बड़ी बात यह है कि भारत को टेक्नोलॉजिकली और आगे बढ़ाने के लिए। तो आप रविशंकर जी की बात मान लें तो बजट बेहतरीन है, सबके लिए है, सबके लिए सब कुछ है इस बजट के अंदर। अपोजिशन को कुछ दिख नहीं रहा इसमें। सर्वव्यापी लेकिन नहीं है खाली, बाकी तो सब ठीक है। सर्वव्याप्त तो सिर्फ ईश्वर ही हो सकते हैं या हवा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बजट को राजनीतिक चश्मे से यदि हम देखेंगे तो फिर इसको क्रिटिसाइज करेंगे लोग। जो पक्ष वाले होंगे उसकी प्रशंसा करेंगे, जो विपक्ष वाले होंगे। मेन मुद्दा यह है कि मार्केट इसको कैसे देखती है और एक्सपर्ट कैसे देखते हैं। राजनीतिक लोग तो राजनीतिक चश्मे से इसको देखेंगे, अच्छा बुरा उसी अनुसार से कहेंगे, लेकिन एक्सपर्ट की राय क्या है इस बजट को लेकर के, उसका पहला यह है कि सेंसेक्स लुढ़का, यानी कि मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन तुरंत फिर मार्केट जो है वो रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। कितना पहुंच गया? यानी कि जैसे 1500 पॉइंट नीचे चला गया था, 900 अभी 900 600 650 के आसपास, अब सब 650, यानी कि 900 रिकवर किया मार्केट। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे 970 डाउन है अभी भी, 692 इस वक्त सेंसेक्स जो है। जो भी हो, मतलब मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा रिगेन कर रहा है, रीगेन कर रहा है मार्केट। तो हमको समझ में आनी चाहिए कि शायद जो है वो एक्सपर्ट जो है वो इस दिशा में सोच रहे होंगे कि ये बजट मोटा मोटी बहुत हेडलाइंस वाला तो नहीं है,
लेकिन नकारात्मक बजट भी नहीं है। लेकिन सौरभ जी की बात ठीक है कि सभी नेताओं का रिएक्शन जो है, सब लोग बहुत तैयारी के साथ पहले ही बजट से पहले अपना स्पीच तैयार किया जी। अच्छा, अब ये भी बताया जा राहुल रहा था गांधी कि को छोड़ करके वित्त मंत्री जो हैं वो बजट स्पीच के बाद सारे मंत्रियों के लिए एक ब्रीफिंग करेंगी बजट को लेकर के कि एक महीना पूरी बीजेपी पूरा बजट पर एक महीने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाली है। अच्छा, अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात सुन लेते हैं। आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में IICT मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया DFC भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। अश्विनी वैष्णव जी के पास तो सारी हैवीवेट मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवे को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के और AI को लेकर के बहुत कुछ है। तो उनके मिनिस्ट्रीज से जुड़ी तो बहुत सारे बड़े ऐलान इस बजट के अंदर किए गए हैं।